हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं क्लास 10th का जो अपना रासायनिक शास्त्र है यानी रसायन शास्त्र, उसका जो अध्याय 1 यानी उसका हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव जो है आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, सारा का सारा कुछ हम क्या करने वाले पता है आपको। डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं सॉल्व होती हैं और कैसे आता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे ना तो 100% आपका जो भी कन्फ्यूजन है सारा कुछ दूर हो जाएगा और साथ में जो है आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लोगे। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें आपका चैप्टर 1 में कहा जा रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है, यानी कौन सा गैस निकलता है जब धातु यानी कोई धातु, मान लीजिए हम जिंक ले लेते हैं और इसको अभिक्रिया कराते हैं किससे, मान लीजिए जल से, यानी H2O से अभिक्रिया करा देते तो क्या बनता है, तो ये नहीं ZNO बाहर कर दीजिए और प्लस जिंक ऑक्साइड हो गया। अब क्या बना इधर H2, तो हाइड्रोजन गैस निकला। नहीं तो इसका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, है ना आसान। तो हाँ जी, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, देखिएगा आप इसमें, देखिएगा इसमें बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बस आपको समझना है चीज़ों को। कहा जा रहा है श्वसन किस रासायनिक अभिक्रिया मतलब कैसी अभिक्रिया, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको अब जानते हैं कि श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं। जैसे हम मान लीजिए कि बाई एग्जाम्पल कि हमने समझाया C6H12 यानी ग्लूकोज को है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया तो ये ऊर्जा का उत्पादन हुआ। तो श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, आपको दिमाग में रखना है, आसान है एकदम। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। ये भी काफ़ी आसान है भाई मेरे। इसमें क्या कहा जा, देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। देखिए तो वैद्युत संयोजी यौगिक या फिर आयनिक यौगिक हम इसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। देखिए सोडियम जो होता है उसका जो आपका परमाणु संख्या 10 होता है, 2 8 लिखा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होता है स्थानांतरित हो गया क्लोरीन के साथ, 2 8 8 18 ये 17 होता है, इसका परमाणु संख्या तो एक कम ही रहता है, तो वो दूर कर दिया। तो इससे जो हो गया आयनिक संयोजी यौगिक कहते हैं इसको, वैद्युत संयोजी यौगिक या फिर आयनिक यौगिक। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। ये तो आप बता दोगे ना, ये कितना आसान है। देखिए कितना अच्छा है। ये कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है, सिल्वर नहीं जानते हैं, चांदी। बताइए, आप ही बताइए चांदी कैसा होता है। तो कहो सर चांदी जो होता है ना वो जो होता है उजले कलर का होता है, उजला मतलब श्वेत कलर का होता है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। तो इसमें कहा जा रहा है 5 में क्या है, ये भी आसान प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं। साग सब्जी को विघटित होकर, साग सब्जी को जो है विघटित हो गया यानी खत्म होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के, यानी कोई साग सब्जी लिया इसका कंपोस्ट हो गया यानी पूरा खत्म होने के बाद जो है वो कचरा बनने के बाद किस अभिक्रिया का उदाहरण, उसको बनना, कचरा बनना। तो आप कहिएगा क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको याद रखना है, ठीक है। कौन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। ऊष्माक्षेपी हमने किस पे लगा दिया, ठीक नहीं, ये होगा ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये वाला। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, प्रश्न संख्या देख लेते हैं 6 में। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो सर आपको पता है ना कि लोहा से जब जिंक को हम लोग लेपित करते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम क्या हो सकता है, आप बता दो। तो देखिए उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। आपको मैं बता दूं इस नोट में कि इसे यसदीकरण या फिर गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया में इस्पात लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाती है। ऐसा इन धातुओं को क्षरण होने यानी जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। आप रीजन भी समझ लिए। तो कहेंगे क्या कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया, लोहे पर जिंक की ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। आपको याद रखना। चल देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 7 नंबर प्रश्न। कितना आसान है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट का ये सूत्र है, इसको हम लोग क्या किए, गर्म करने का निशान इस तरह से गर्म किए तो इससे जो बना NO2 और ऑक्सीजन, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से आपका सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 8वां प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया बनता है। तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखिए, जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा तो क्या बना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो ये हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस। देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 9वां प्रश्न।
इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, यौगिक जल से विलय है, तो ये क्या बनाएगा, तो ये अल्टीमेटली जो है इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उसके बाद ऑक्साइड बनाता है। तो उच्च आयनिक यौगिक पर जब गलनांक देते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया के लिए क्या निकालता है, इधर कैल्शियम निकालता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम, यहाँ से आपका ऑप्शन में, तो इस तरह से बनाता है। चलिए अब लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 10 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ से हमारा इसमें कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ह्रास मतलब ऑक्सीजन का हटना। देखिए ऑक्सीजन अगर हट रहा है या क्या क्या ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी ऑक्सीजन हटना क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीजन अगर हटेगा तो उसे हम लोग कहेंगे अपचयन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन, और ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो उसे कहेंगे उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी हट रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया या फिर अपचयन, है कि नहीं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उपचयन की अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसमें क्या हम लोग कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया हम लोग कह देंगे, है ना। तो इस तरह से आप दोनों एग्जाम्पल समझ सकते हो, एगो में क्या हो रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एगो में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना। तो ये एक अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये क्या है, उपचयन का उदाहरण है, और ये क्या है, अपचयन का उदाहरण है ना। तो ये देखिए एक में हाइड्रोजन हटा है, एक में हट रहा है, एक में जुड़ रहा है, तो ये आपको देखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 11 नंबर। कितना आसान है, देखिएगा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता है, तो आप रटे हुए हैं ना, संक्षारण कहते हैं, मतलब अंदर वायु में आर्द्रता के संपर्क में यानी बाहरी संपर्क में आ गया तो वो खराब होने लगता है ना, उस पर जंग वगैरह लग जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहने लगते हैं, संक्षारण कहते हैं, ये तो आपको पता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 12 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिएगा 12 नंबर प्रश्न में आपका कहा जा रहा है, यहाँ से आसान है, आसान तो है, ये बात आपको दिमाग में रखना है, आसान तो है। कहा जा रहा है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के उपचयन की गति को क्या हो जाता है, वायुरोधी बर्तन है अगर, यानी वायुरोधी मतलब वायु का विरोध करने वाला कोई बर्तन है, तो अगर उसमें आप खाद्य सामग्री रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या आगे, है ना, ये आप समझ सकते हैं। चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न में, 13 नंबर भी काफ़ी आसान है ना, सब समझना। तो इसमें कहा जा रहा है आपको कि अपक्षेप है ना, अपक्षेप की अभिक्रिया से किस प्रकार, अपक्षेप की अभिक्रिया से अविलय, अपक्षेप अविलय तो आसान है, आप यहीं से रिलेट कर लीजिए ना। अपक्षेप की अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है कि नहीं, तो हाँ, जिसमें जो विलेगा नहीं यानी घुलेगा नहीं, उस तरह का अपक्षेप की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 14 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिएगा 14 नंबर कितना आसान है। देखिए इसमें आपको एक्चुअली कह रहा है क्वेश्चन कि वे अभिक्रिया जिनमें अभी है ना सभी कारकों के बीच, है ना सभी होगा यहाँ पे, सभी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए तो उसे हम लोग कहते हैं, आयनों का आदान प्रदान हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप रट्टा मारे हुए हैं, याद होगा आपको कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं आगे, प्रश्न संख्या कौन सा 15 नंबर प्रश्न। तो आप 15 में क्या है दिया हुआ, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे क्या कहेंगे, तो ऊर्जा अवशोषित यानी ऊर्जा जुड़ रहा है, आ रहा है ना, ऊर्जा का मतलब ह्रास होगा तो वो क्या होगा, उसमें शोषी, और ये उसमें का शोषण होगा तो वो क्या होगा, उसमें क्षेपी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो शोषण से शोषी हो गया। क्या कह रहा है, देखिए ऊर्जा का शोषण हो रहा है, शोषण मतलब शोषी, ये क्या हो गया उसमें शोषी, क्षेपण होगा तो उसमें क्षेपी, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का शोषण होगा यानी ऊर्जा लेगा तो वो उसमें शोषी होगा, ऊर्जा देगा यानी उत्पन्न करेगा तो वो कहेंगे हम लोग उसमें क्षेपी, ये उसमें शोषी हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 15 से अब 16 नंबर प्रश्न। तो इसमें क्या है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का आता है, तो पता है एकदम, आप देखिए हाइड्रोजन अगर हटा तो क्या है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है क्या चीज़ आपका, अपचयन, लेकिन हाइड्रोजन हट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन अगर हट रहा है तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका उपचयन, यानी ऑक्सीजन जुड़ता होगा, हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ता होगा, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका हो जाएगा उपचयन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न संख्या
17 इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग। बात जाहिर सी बात, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ये क्या होगा, उत्सर्जन अभिक्रिया। ये तो आपको याद ही है ना। चलिए अब क्या है 18 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आपका, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को, आप उष्मा के द्वारा तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, है कि नहीं, आसान है। उष्मा के द्वारा अभिक्रिया कहलाए जो वियोजन होगा उष्मीय अभिक्रिया, ये सब तो सबसे ही आप याद रख पाओगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 19। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है जो कहलाती है आपका कौन, प्रज्वलन ताप, है ना, ज्वलन ताप नहीं, प्रज्वलन ताप कहलाती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 20 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है क्या चीज कि यहाँ से कि 20 नंबर में हम देखेंगे, देख लेते हैं। चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना क्या है, दहन अभिक्रिया, आपको याद रखना है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप क्या कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। हम आपको यकीन दिलाते हैं या फिर आप एकदम 100% आप क्लियर रहोगे हमारे चैनल से, है ना। और कमेंट करोगे कि कुछ अगर खामियां हैं तो उसको हम दूर करेंगे। और भी किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए, किस पे ऑब्जेक्टिव चाहिए, किस में से कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको मैं 100% उसको सॉल्यूशन दूंगा। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।